बात शुरू होती है सन 1998 से, जब नासा का पहला स्पेस शटल मिशन लॉन्च हुआ था। उस दौरान नासा के एक एस्ट्रोनॉट ने पृथ्वी के ऑर्बिट में चक्कर लगाती हुई एक सैटेलाइट को ऑब्जर्व किया। ये एक ऐसी सैटेलाइट थी जिसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं थी, पुख्ता तौर पर किसी को जानकारी नहीं थी। हालांकि इस सैटेलाइट की खबर 19वीं सेंचुरी से चली आ रही थी। और सबसे अजीब ये है कि इस सैटेलाइट को पृथ्वी के किसी भी देश ने लॉन्च नहीं किया था 19वीं सेंचुरी में। उस वक्त तक पृथ्वी के किसी भी देश के पास सैटेलाइट लॉन्च करने की कोई टेक्निक भी मौजूद नहीं थी। हालांकि ये पहली बार था कि नासा ने इस सैटेलाइट को अपने कैमरे पर कैप्चर किया हो। एक खास बात यह भी है कि इस सैटेलाइट के द्वारा पृथ्वी पर कई बार रेडियो सिग्नल्स भी भेजे गए थे, और इस मैसेज को डिकोड करने पर यह इस बात समझ आई कि ये सैटेलाइट पृथ्वी के लगभग पिछले 13,000 साल से चक्कर लगा रही है और पृथ्वी पर और हम पर लगातार निगरानी बनाए रखे है। तो बेसिकली ये सैटेलाइट क्या है, इसका राज क्या है और ये क्यों पृथ्वी के चारों ओर पिछले 13,000 साल से चक्कर लगा रही है, हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बात शुरू होती है साल 1899 से, जब निकोला टेस्ला अपनी कोलोराडो लैब में एक रेडियो वेव्स पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तभी उनका रेडियो वेव एंटीना कुछ स्ट्रेंज सिग्नल्स को रिसीव करने लगा, जो कुछ इंटरवल के बाद आ रहे थे। पहले तो उन्हें ये लगा कि ये सिग्नल्स पृथ्वी के ही किसी दूसरे पार्ट से आ रहे हैं, पृथ्वी के ही किसी दूसरे देश से आ रहे हैं। लेकिन कुछ देर बाद ही उनकी डायरेक्शन और फ्रिक्वेंसी को रीड करने के बाद ये समझ आया कि ये पृथ्वी के किसी और पार्ट से नहीं आ रहे हैं, ये अंतरिक्ष में किसी और जगह से भेजे हुए सिग्नल्स हैं। इसके बारे में फरवरी 1901 में निकोला टेस्ला ने मीडिया हाउसेस से बात करते हुए ये बताया कि जिन सिग्नल्स को उन्होंने रिसीव किया है, उन सिग्नल्स की फ्रिक्वेंसी में कंटिन्यू होते हुए चेंजेस ये सजेस्ट कर रहे हैं कि वो किसी ऐसे ऑब्जेक्ट से आ रहे हैं जिन ऑब्जेक्ट्स को निकोला टेस्ला और पृथ्वी पर कोई दूसरा वैज्ञानिक अब तक नहीं जानता था। निकोला टेस्ला का तो यहाँ तक कहना था कि इन सिग्नल्स को रिसीव करके मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसा कि मैंने दो प्लैनेट्स के बीच के कम्युनिकेशन को डिकोड कर लिया हो। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि निकोला टेस्ला ने अंतरिक्ष से आते हुए सिग्नल्स को रिसीव किया, उनको डिकोड किया और ये पता लगाया कि कोई हमसे कम्युनिकेट करना चाहता है। लेकिन टेस्ला ही अकेले नहीं थे जिन्होंने ऐसे सिग्नल्स को रिसीव किया था। साल 1927 में नॉर्वेजियन इंजीनियर जॉर्गन हॉल ने भी रेडियो वेव सिग्नल्स के ट्रांसमिशन के दौरान कुछ रेडियो सिग्नल्स को कैप्चर किया था, जिन सिग्नल्स ने उन्हें डरा के रख दिया, क्योंकि उन सिग्नल्स में उन्हीं की इको आवाज़ थी। वैसे यहाँ प्रॉब्लम इको में नहीं, उनके वापस आने वाले लगने वाले टाइम में थी, क्योंकि रेडियो सिग्नल्स पृथ्वी के स्ट्रेटोस्फेयर एंड ग्राउंड के बीच में टकराकर इको के रूप में वापस आते हैं। इसमें जनरली 0.5 से लेकर 138 मिली सेकेंड तक का टाइम लग जाता है। लेकिन उस दिन जॉर्गन के डरने का मुख्य कारण था इन रेडियो वेव्स का अंतरिक्ष में जाकर 3 से 30 सेकेंड के बीच में वापस लौटना, जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। ऊपर से उन सिग्नल्स की फ्रिक्वेंसी काफ़ी रिड्यूस थी। ऐसा मानो पृथ्वी के आसमान में या फिर उससे भी ऊपर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद थी जो इन सिग्नल्स को कैप्चर करने में और टाइम टू टाइम इनकी फ्रिक्वेंसी चेंज करके इमिट करने में कैपेबल थी। और फाइनली इसके लगभग 50 साल बाद हमें इसका जवाब मिला, और जवाब के साथ मिला एक ऐसा एलियन मैसेज जो इस सिग्नल में छुपा हुआ था। तो साल था 1973। स्पेस फ्लाइट नाम की मैगजीन का एक साईफाई राइटर डंकन लुनान ने मैगजीन में एक आर्टिकल लिखा, जिसमें उन्होंने दावा किया कि 1927 जॉर्गन हॉल ने जो मैसेज रिसीव किए थे उनको इसने डिकोड कर लिया है, जिस मैसेज में उन्हें एलियन ग्रह की लोकेशन और उनके द्वारा पृथ्वी पर भेजा गया अपना एक मैसेज रिसीव हुआ है, ऐसा उन्होंने दावा किया। तो लंकन के अकॉर्डिंग 1927 में जॉर्गन हॉल ने जो सिग्नल्स रिसीव किए थे वो अंतरिक्ष से पृथ्वी पर नजर रख रही ब्लैक नाइट एलियन सैटेलाइट के थे, जिन सिग्नल्स की फ्रिक्वेंसी में हो रहा चेंज ही एक कोड था, जिन्हें जब लंकन ने स्टार मैप एक्सिस पर रखा तो उन्हें कुछ स्टार्स के बीच में कलेक्शंस और कुछ डॉट्स पता लगे, जो स्टार्स बूटीज कॉन्स्टेलेशन का पार्ट थे। जिस मैप में केवल एक ही स्टार आउट ऑफ प्लेन था, एप्सिलॉन बूटी। अब शुरुआत में लंकन को समझ में नहीं आया कि ये ऐसा क्यों है, लेकिन जब उन्होंने कैलकुलेशन करके पृथ्वी के रोटेशन और इस स्टार के रोटेशन के बीच के कैलकुलेशंस को रिकॉर्ड किया तो उन्हें एक शॉकिंग फैक्ट की जानकारी मिली कि आज तो ये स्टार बूटीज कॉन्स्टेलेशन में अलाइन नहीं करता, लेकिन आज से लगभग 13,000 साल पहले ये उसी का एक पार्ट था। जिसका नतीजा लंकन ने ये निकाला कि आज जो हमें ब्लैक नाइट नाम के एक एलियन सैटेलाइट के सबूत मिल रहे हैं वो लगभग आज से 13,000 साल पहले यहाँ से डिस्टर्ब होकर पृथ्वी पर पहुंची थी, और तब से आज तक ये हम पर लगातार नज़र रख रही है और अपने ग्रह की जानकारी एक रेडियो सिग्नल मैसेज के द्वारा लगातार हमको भेज रही है, जिसको सबसे पहले सन 1899 में निकोलस टेस्ला ने रिसीव किया था। उसके बाद 1927 में जॉर्गन हॉल ने रिसीव किया था। अब लंकन के अकॉर्डिंग उनको स्टार मैप्स की जानकारी के अलावा इसमें छुपा हुआ एक मैसेज भी मिला था, और मैसेज कुछ इस तरह था। हमारा होम एप्सिलॉन है, जो कि 2 स्टार बाइनरी सिस्टम है। इसमें टोटल 7 प्लैनेट है और छठे प्लैनेट पर हम लोग रहते हैं। हमारे 4th प्लैनेट पर 3 और
फर्स्ट एंड थर्ड प्लेनेट पर एक एक चंद्रमा है और हमारा प्रोब आपके मून को ऑर्बिट कर रहा है। अब सबसे डरावनी बात यह है कि उस समय पृथ्वी के आसमान में एक ऐसी चीज मौजूद थी जो पृथ्वी पर लगातार नजर रखे हुई थी, और एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके बारे में पृथ्वी के किसी भी देश को अब तक कोई भी खबर नहीं थी, या फिर ये कहें कि पता था, क्योंकि इससे कुछ टाइम पहले बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए थे जिन्होंने ब्लैक नाइट सैटेलाइट के एग्जिस्टेंस का दावा किया था। फॉर एग्जाम्पल, साल 1954 में मानव इतिहास की सबसे पहली सैटेलाइट स्पुतनिक के लॉन्च से भी 3 साल पहले यूएफओ रिसर्चर डोनाल्ड कीफोय ने न्यूज चैनल्स को बताया कि अमेरिकन एयरफोर्स ने पृथ्वी के आसमान में उड़ती हुई 2 अनजान एलियन सैटेलाइट्स को देखा है। इस दौरान टाइम टू टाइम कई और न्यूज चैनलों ने भी लोगों द्वारा देखी गई इस सैटेलाइट वाली खबर को छापा। ये उस समय कितनी बड़ी बात थी, आप इसका अंदाजा केवल इस बात से लगा सकते हैं कि उस समय पृथ्वी के किसी भी देश के पास एक सैटेलाइट लॉन्च करने की टेक्निक भी नहीं थी। अब अमेरिकन गवर्नमेंट के ऊपर ये प्रेशर बनने लगा कि वो इस आर्टिकल और लोगों द्वारा देखी गई ब्लैक नाइट सैटेलाइट के बारे में कुछ तो बोला। और फाइनली अमेरिकन गवर्नमेंट ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कुछ कहा और बताया कि हाँ, यूएस नेवी ने आसमान में उड़ती हुई सैटेलाइट्स को देखा है। इसके बाद साल 1961 में साइंटिस्ट जैकस वैली और उनकी रिसर्च टीम के कुछ साइंटिस्ट इन्होंने मिलकर पृथ्वी के ऑर्बिट में घूम रही एक ब्राइट लाइट सैटेलाइट को कैप्चर किया, जो कि पृथ्वी के पोलर ऑर्बिट में चक्कर लगा रही थी। इस ऑर्बिट की खास बात यह है कि एक माइन्यूट से एंगल चेंज से यह सैटेलाइट पृथ्वी के हर एक पार्ट, हर एक एरिया को कवर कर सकती थी और पृथ्वी के हर एक कोने पर निगरानी रख सकती थी। इस सैटेलाइट का वजन लगभग 15 टन के बराबर था, जो कि एक बड़े ट्रक के वजन के बराबर होता है, और ये सैटेलाइट के मामले में काफ़ी हैवी पेलोड होता है। और उस समय दुनिया के किसी भी देश के पास इतने हैवी पेलोड को और पृथ्वी के ऑर्बिट में स्टेबलाइज करने की या लॉन्च करने की कैपेसिटी मौजूद नहीं थी। जिसके बाद जैकस वैली और उनकी रिसर्च टीम ने इस सैटेलाइट की कुछ पिक्चर्स और इसके बारे में डिटेल्स कंपाइल करके एक फाइल तैयार की, लेकिन कुछ ही समय बाद इस फाइल को कुछ अननोन रीजंस की वजह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और इसके बाद अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए मुश्किलें और पैदा हुई जब एक अंतरिक्ष में जाने वाले एस्ट्रोनॉट ने पृथ्वी के ऑर्बिट में चक्कर लगाने वाली सैटेलाइट को देखने का दावा किया। ये बात है साल 1963 की। मिशन मरकरी 9 नासा ने एस्ट्रोनॉट की बॉडी पर पृथ्वी के ऑर्बिट में रहकर होने वाले इफेक्ट्स की स्टडी करने के लिए डिजाइन किया था। उस दौरान मिशन पर गए एस्ट्रोनॉट्स जब पृथ्वी का 15वां चक्कर लगा रहे थे, तब उन्होंने पृथ्वी के ऑर्बिट में घूमती हुई एक चमकदार सैटेलाइट के बारे में जानकारी दी, और जिसको उनके ग्राउंड स्टेशन ने भी कंफर्म किया। इसके बाद ट्रैकिंग स्टेशन ने भी उस ऑब्जेक्ट को ट्रैक करते हुए बताया ऑब्जेक्ट ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है। वो जो एस्ट्रोनॉट का दल पृथ्वी के चक्कर लगा रहा था, एक एस्ट्रोनॉट थे कूपर। जब ये अपना मिशन कंप्लीट करके पृथ्वी पर वापस आए, एनबीसी ने इनसे उस स्टोरी के बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन एनबीसी मीडिया को इनसे मिलने से रोक दिया गया और बताया ये गया कि मिशन के दौरान इनके कैबिन में एक टेक्निकल एरर की वजह से CO2 का रिसाव हो गया था, जिसकी वजह से इनकी मेंटल हेल्थ जो है इफेक्ट हुई है और इन्हें हेलोजिनेशंस हो रहे हैं। और इसके बाद भी कूपर जब तक नासा में रहे तब तक उन्होंने किसी भी मीडिया हाउस से इस बारे में कोई भी बात नहीं की, लेकिन जैसे ही रिटायर हुए वैसे ही उन्होंने मीडिया में एक ऐसी स्टोरी शेयर की जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। उन्होंने मीडिया को बताया कि उनके साथ जीवन में कई बार एलियन साइटिंग फिनोमिना हो चुके हैं, जिनमें से एक घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि जब वो एडवर्ड एयरफोर्स में थे तब एक फ्लाइट के दौरान उन्होंने एक स्ट्रेंज सॉशर क्राफ्ट को ऑब्जर्व किया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा गति से मूव कर रहा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतना ज़्यादा स्पीड में मूव करने के बावजूद वो बिल्कुल साइलेंटली मूव कर रहा था। और ब्लैक नाइट सैटेलाइट के बारे में बात करते हुए कूपर ने यहाँ तक बोला कि अब इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ऊपर कुछ है, कुछ ऐसा बड़ा जो हम पर निगरानी कर रहा है। इसके बाद आता है साल 1998, जब नासा ने हम पर नज़र रख रही ब्लैक नाइट सैटेलाइट की कुछ पिक्चर्स शेयर की, और इस तरह पहली बार लोगों को ब्लैक नाइट सैटेलाइट की पिक्चर्स देखने को मिली। उन्हें कंफर्म हुआ कि हाँ, हम पर कोई चीज़ नज़र रखे हुए है, या फिर ये कहें कि नहीं, क्योंकि नासा ने ये जो पिक्चर्स शेयर की थी इनकी कुछ और ही स्टोरी लोगों के सामने प्रेजेंट की। देखो, सन 1998 में नासा ने अपना पहला स्पेस मिशन स्पेस स्टेशन पर भेजा था, जिसका पर्पस था थर्मल ब्लैंकेट यूनिट को हाई एक्सेस पर इंस्टॉल करना। लेकिन इंस्टॉलेशन के दौरान ये इक्विपमेंट साइंटिस्ट के हाथ से छूट गया और पृथ्वी के ऑर्बिट में चक्कर लगाने लगा। ये तो थी नासा की स्टोरी, लेकिन इसके अलावा जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो बताती हैं कि वो जो सैटेलाइट लोगों द्वारा देखी गई थी 1960 में पृथ्वी पर नजर रख रही अमेरिका की स्पाई सैटेलाइट की थी। अब क्योंकि कोई भी देश अपनी स्पाई सैटेलाइट्स के बारे में दूसरे देशों को जानकारी नहीं देना चाहता है, तो इसी के चलते अमेरिका ने इस सैटेलाइट को अनआइडेंटिफाइड करार दे दिया एक टाइम मैगजीन के आर्टिकल के द्वारा। इन बातों से प्रूव होता है कि कोई ब्लैक नाइट सैटेलाइट थी ही नहीं। लेकिन एक मिनट, जो सिग्नल्स निकोला टेस्ला और जॉर्गन हॉल ने सुने थे उनका क्या? अब निकोला टेस्ला की अगर बात करें तो ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि जब निकोला टेस्ला ने सन 1899 में रेडियो वेव सिग्नल्स रिसीव किए थे, हाँ वो अंतरिक्ष से आए जरूर थे, लेकिन वो किसी प्लेनेट, किसी सैटेलाइट से नहीं भेजे गए थे, वो एक खास तरह के स्टार से
आए थे, जिस स्टार की जानकारी उस समय पर नहीं थी, लेकिन इस स्टार को खोज लिया गया सन 1968 में और इसको नाम दिया गया पल्सार। पल्सार एक ऐसा स्टार होता है जो अंतरिक्ष में हर कुछ इंटरवल के बाद कई तरह की वेवलेंथ की रेडियो वेव्स कंटिन्यू प्रोड्यूस करता रहता है और ये वेव्स हर डायरेक्शन में मूव करती है। वही वेव पृथ्वी पर भी आई थी। अब कई साइंटिस्ट तो ये भी मानते हैं कि निकोला टेस्ला ने भी इसी तरह के स्टार से आई हुई रेडियो वेव्स को डिटेक्ट किया था, क्योंकि वो बात 1899 की है। निकोला टेस्ला के साथ साथ दुनिया के किसी भी साइंटिस्ट को ऐसे पल्सार स्टार्स के होने की कोई खबर नहीं थी। उनके बारे में कोई जानकारी नहीं होने की वजह से निकोला टेस्ला को लगा कि उन्होंने ऐसे किसी सिग्नल को रिकॉर्ड किया है जो 2 प्लैनेट्स के बीच की कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। और बात कर रहे हैं 1927 के जॉर्गन हॉल के द्वारा रिसीव किए गए सिग्नल्स की, इको सिग्नल्स की, तो ये मामला अभी थोड़ा उलझा हुआ है, क्योंकि अभी तक कोई भी साइंटिस्ट इन रिड्यूस्ड इको सिग्नल्स के बारे में कोई जानकारी जुटा नहीं पाए हैं। तो दोस्तों ये स्टोरी थी ब्लैक नाइट नाम की एक एलियन सैटेलाइट की, जो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, और उसके बारे में बताया गया कि ये लगभग 13,000 साल से हम पर नजर रखे हुए हैं। आप क्या सोचते हैं ऐसी सैटेलाइट्स के बारे में और ऐसी घटनाओं के बारे में, वो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसी किसी दूसरी स्टोरी में।